और यहां पर ये सूर्य को आकर्षित करेगी, दैट इज प्रतिक्रिया, है ना? ऐसे तो होगा। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया किस पे लगेगी? निकाय पे, और प्रतिक्रिया किस पे लगेगी? सराउंडिंग पे। यदि सराउंडिंग आप नहीं पहचान पाएंगे तो सिर्फ क्रिया ही तो बचेगी, क्योंकि प्रतिक्रिया तो हमेशा सराउंडिंग पे लगती है। न्यूटन के तृतीय नियम का उल्लंघन हो रहा है ऐसा कि नहीं? छद्म बल यानी कि स्यूडो फोर्स, दे डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ। ठीक, मैं उदाहरण लेके चलता हूं। ये एक कोई वस्तु है, इसको लिया हमने और यहां से हमने इसको छोड़ दिया, क्या होगा? नीचे गिर जाएगी, रुकी रहेगी? नहीं। ऊपर जाएगी? नहीं। मानते हैं इस बात को सभी लोग? एक बिल्कुल सीधा सा उदाहरण दिया मैंने। अच्छा, मैं कह दूं कि ये ऐसे ही यहां पर बना रहे, मैं देख रहा हूं ऐसे ही बना रहे, तो अजीब सा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ ना। फिर से कहा क्या कि ये यहां पर हमें ये पता है पृथ्वी इस पर नीचे की तरफ बल आरोपित कर रही है, और यदि ये रुका रहता है तो इस पर उतना ही बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तभी रुकेगा। कहा ये मैंने कहा यहां पर एक वस्तु को इस प्रकार से टांग दिया है ऐसे, ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है? पृथ्वी बल लगा रही कि नहीं लगा रही नीचे की तरफ? बताओ ना। पर नीचे नहीं गिर रही, क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि डोरी ऊपर की तरफ तनाव लगा रही है। अब मेरी बात समझ में आई? यदि डोरी को काट देंगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगी। सभी लोग मानते इस बात को? फिर से देखिए, यहां पर मैंने कहा कि ये वस्तु यहां पर, ये तो मानते बल नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रही है। पृथ्वी है यहां पर नीचे नहीं गिर रही, तो क्या कहेंगे? ये नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब हो ना हो इस पे ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है mg के बराबर, जो इसको रोके हुए है। पर लगा कौन रहा है? नहीं पता। छद्म बल। एक बात समझ में आई? उदाहरण देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। कह रहे हैं बिराना रोड पे जो है आतंकवादियों ने बम गिरा दिया, किसी को यहां खबर है? नहीं। कल का अखबार आएगा तभी पता लगेगा, या यहां से बाहर निकलेंगे तब पता लगेगा। यहां तो नहीं पता लग रहा। मानते हैं लिफ्ट के अंदर गए, चारों तरफ से दीवारें बंद हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, किसी को खबर है? नहीं। सिर्फ उसका इंडिकेटर एलईडी वाला ये बताता है कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। मानते हैं इस बात को? मैंने यहां पर वैसे ही एक लिफ्ट ली, ये देखिए ऐसे, ये लिफ्ट है इस तरह से, और लिफ्ट में एक ये लैंप लगा हुआ है, और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अभी ठीक है, देख रहा है? इसको नाम दे देते हैं ए, इस प्रकार से, और ये इसकी लिफ्ट की केबल। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं इस बात में। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, यहां पर थोड़ा सा देखते थे चले, होगा क्या? कहने लगे कि इसकी लिफ्ट की केबल टूट गई। लिफ्ट की केबल टूट गई। जब इसकी केबल टूट गई तो ये जी से नीचे की तरफ चल देगा? नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से नीचे चलेगा। और कहने लगे यहां पर ये लैंप की भी यहां से इस तरीके से टूट गई डोरी। आप देखिए, ध्यान दें मेरी बातों पे। ये लिफ्ट है, लिफ्ट की केबल टूट गई, तो ये पूरा निकाय जी से चलेगा? बताओ ना। और यहां पर इसकी लैंप की केबल भी टूट गई, तो सभी जी से चलेंगे, क्योंकि पृथ्वी सबके ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, और सभी वस्तुएं एक ही समान त्वरण से चलती हैं, और वो त्वरण होता है जी। नहीं, पृथ्वी हमारी माता है, और मां का प्यार सबके लिए बराबर है, तो जी की वैल्यू सबके लिए बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा कि नहीं? मां थोड़ी ना भेदभाव करेगी कि जी की वैल्यू किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम कर दे, सबके लिए बराबर, सब जी से चलेंगे। मानते हैं इस बात को? अच्छा, अब देखिए, ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है, बाहर की दुनिया से बेखबर, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है? ये इसको देखता है, तो देखें ये जी से नीचे चल रहा है, और ये लैंप भी जी से नीचे चल रहा है। तो जरा देखें, ये दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, कि नहीं आ रहे? जी से। तो ये क्या है? इसका रिलेटिव आपेक्षिक गति नहीं होगी, क्योंकि दोनों समान
समान त्वरण से नीचे आ रहे, तो जब भी ये देखेगा तो इसको लैंप ऐसे ही दिखाई देगा सामने, बाहर की दुनिया से बेखबर। अब देखें आप ध्यान दें, यहां पर केबल टूटी हुई है इसकी, और ये सोच रहा है कि गिर के नीचे टूट क्यों नहीं रहा। क्या कहेगा, एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, किंतु ऊपर भी कोई बल लग रहा है जो एमजी को रोके हुए है उसी के बराबर, लेकिन लगा कौन रहा है, डोरी तो टूटी हुई है। तो कहेगा छद बल। मेरी बात समझ आई, क्या बोलेंगे, स्यूडो फोर्स है कि नहीं। और यहां पर इसी के विपरीत यहां पर देखें, ये खड़ा हुआ है व्यक्ति बी, जब ये देखता है तो ये क्या कहता है टूटेगा लैंप, जमीन पे तो पहुंचने दो। वो नहीं कहेगा रुका हुआ है, वो तो कह रहा है गति कर रहा है, ये भी जी से चल रहा है, आदमी भी जी से चल रहा है। वहां पर छद्म बल नहीं है, वो तो वास्तविक बता रहा है, कह रहा है यहां पर एंटी फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे जा तो रहा है, गति तो कर रहा है। मेरी बात समझ में आई। न्यूटन के नियम, ये हमें ध्यान देना होता है कि न्यूटन के नियम जो लगाने वो किस प्रकार से लगाने और कैसे लगाने, आवश्यकता अनुसार लगाने। हमें बातें पता होंगी तो हम लगा सकते हैं, सारी बातों को हमने अगर ध्यान से समझा हुआ तो समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। सवाल में यही तो बात है, सवालों में यही तो बात है, छुपी हुई जो निहित बात है वो इतनी ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सब जो मैंने बात कही थी, क्या कहा था, बल के लिए मैंने परिभाषा दी थी कि बल दो वस्तुओं के बीच का आपसी संबंध है, इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन, जिसमें कि जिसके ऊपर बल लगता है वो सिस्टम। और इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर आप लोगों को सिखाया जाता है, पूरे चैप्टर में एक एक्सरसाइज है ये, हर एक सवाल में सिस्टम और सराउंडिंग को पहचानना है और कुछ नहीं करना, इसी की प्रैक्टिस करनी है। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली उतनी जल्दी वो पहचान के सवाल। क्या ऐसी बात पहले बताई गई थी? क्या ऐसी बात पहले बताई गई थी कि हमको इस तरीके से लिखना है? ऐसा बताया गया था किसी को? नहीं। हम लोग आसान तरीके से समझते हैं, हम लोगों को परिभाषा रटनी नहीं है। यहां पर हम लोगों को परिभाषा नहीं रटनी है, हम लोगों को ये नहीं करना है कि बस हमने पढ़ाई कर ली, हमें कैरियर बनाना है। कैरियर कब बनेगा? ये सब टूल्स हैं। स्क्रू खोलना है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए, उसके लिए तलवार थोड़ी ना चाहिए। ये सब मीन्स हैं जिनको हमें समझना है कि कहां पर क्या लगाना है। टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें उस रास्ते जाना है जो चीज हमसे पूछी जानी है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस हमको चाहिए। हमें ये सब सीखना है कि किस तरीके का नीट में सवाल आता है और उसके लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। हमें बहुत ज्यादा कैलकुलस नहीं लगानी, हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी, हमें सिर्फ इतना सीखना है। बाइनोमियल हमको बताई गई तो बाइनोमियल का यूज क्या करना है सिर्फ इतना हमको पता हो। इंटीग्रेशन में जितना फिजिक्स में लगना उतना सिखा दीजिए, बाकी हमको नहीं चाहिए। क्या करना? मानते हैं इस बात को? हम लोगों को इतनी ही बातें समझनी होती, इतनी ही बातें समझनी होती। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पहले बताया था, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सभी चीजें होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहां पर कहा इस तरीके से बताया। सबसे पहले हमने कहा, देखिए पहले हमने क्या कहा, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, ये देखिए वेग, और वेग ये क्या है, एक वेक्टर है, और वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया, इसमें होगा परिमाण और दिशा, इस प्रकार से दो चीजें। तो हमने कैसे इसको स्टडी किया, अपने लिए स्टडी करने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, ये एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है तो दिशा में परिवर्तन नहीं, सिर्फ परिमाण में परिवर्तन हम लोग पहले सीख लेंगे। जब हमने सीख लिया तो यहां पर देखिए, यहां पर कहा ये एक नियत चाल से, चाल में कहीं भी परिवर्तन नहीं आ रहा, किंतु देखें तो दिशा में इसकी परिवर्तन आ रहा है। इसकी लंबाई जो परिमाण को निरूपित करती है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है, वो कॉमन बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन दिशा बराबर बदल रही है। तो यहां पर परिमाण में परिवर्तन नहीं करेंगे, दिशा में परिवर्तन को स्टडी तभी अलग अलग बनाया गया। ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है। यही बात हर साल पूछी जाती है, कुछ अलग थोड़ी ना पूछ लेंगे, सवाल तो उसी पे बनेगा ना। जितनी जल्दी आप सीख लें उतनी जल्दी फिजिक्स का पेपर क्वालिफाई करते हैं।
जितना टाइम आप लगाएंगे कंसेप्ट सीखने में उतने आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आप पूरा सीखें। मानते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कहा कि हमको 2 साल प्रिपरेशन करनी, इस साल आप 11th का बड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अगले साल 12th का करेंगे, आपकी मर्जी। आप कहते हैं नहीं हम तो पूरा इसी साल कर लेंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, हम अच्छे से सीख लें, हम सब कुछ कर लेंगे, इसी साल क्वालिफाई जितनी जल्दी। लेकिन ये बात तो तय है कि बिना सीखे क्वालिफाई सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, सब कुछ आपको आता होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर तो वही है, पेपर तो वही है, उसका सोल्यूशन भी वही है। जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, ये भी मानेंगे, जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया वो क्वालिफाई करके अंदर चले गए। बाय द टाइम जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक वो फर्स्ट ईयर अपना इंस्टीट्यूट में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आप दूसरा साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक वो दूसरा ईयर कंप्लीट। हाँ, प्रिपरेशन ही करते रहेगा, वो डॉक्टर बन करके निकल गए, MD करेंगे। मेरी बात समझ में आएगी? अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि नहीं प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल जोश के साथ, एकदम तैयारी के साथ, और ये डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि नहीं फिजिक्स में ये नेगेटिविटी ही सबसे पहले मारती है। इसी दुनिया में सब सीखते हैं, यहीं के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, आप भी कर सकते हैं, उनमें से अलग नहीं, हर एक स्टूडेंट। पर हार्ड वर्क इज की, बिना हार्ड वर्क के आप सोचे ऐसे ही आ जाएगा, इम्पॉसिबल। विद प्रॉपर, सर हमारे डायरेक्टर हैं केमिस्ट्री के, सर देखिए हमने आपको प्रेजेंटेशन माइंड डॉक्टर ए श्रीवास्तव, मैं आपकी नीट ऑर्गेनाइजेशन को पूरी मेहनत करूँगा और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमने बेसिकली आपको, जैसे नीट के बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ा डर उनको फिजिक्स से ही होता है, देन आफ्टर केमिस्ट्री से, और सबसे कम डर जो लगने वाला सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी। टाइम से आइए, ओके। हमारे कमिश्नर सर का नाम मालूम, राजशेखर सर हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की अच्छी तरह से ईमानदारी से चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को दी है, ठीक है। हमारे कमिश्नर सर हैं राजशेखर सर, ठीक है, डॉक्टर राजशेखर हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तभी निभा सकते हैं जब आप लोग हमको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सरल भाषाओं में, देखिए आज हम लोग का बेसिकली कोई क्लास सेशन नहीं है, आज हम लोग का बेसिकली काउंसलिंग सेशन है कि एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट की प्लानिंग क्या होगी, हम कैसे पढ़ाएंगे, हमारा रोल क्या होगा, आपका रोल क्या होगा। देखिए अभी जो हम लोग के बीच में जो प्लान आया है, जो सर्कुलेट किया है, बेसिकली प्लान क्रैश कोर्स का सर्कुलेट किया। क्रैश कोर्स का मतलब कुछ महीने में 110 घंटे में पूरे ऑब्जेक्ट को हमें पूरे सिलेबस को टच करना है, 110 घंटे। तो अगर हमको 110 घंटे में और हर टॉपिक के लिए अपना टाइम डिवीजन कि ये टॉपिक्स है तो इस टॉपिक के लिए आपको 4 आवर्स में खत्म करना है, ये टॉपिक्स हमको 3 आवर्स में खत्म करना है, इसका हर चीज का एक प्रोजेक्शन हम लोगों को गाइडलाइंस लखनऊ से मिलती रहेगी, राजशेखर सर से मिलती रहेगी। हम लोग उस गाइडलाइन के थ्रू अपना काम करते रहेंगे। अगर हमको किसी भी चैप्टर्स को अगर कहा गया है कि इसको 2 आवर्स में खत्म करना है, तो 2 आवर्स में खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि कुछ जिम्मेदारी आपको उठानी होगी और कुछ जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, तब जाकर के इन टाइम चैप्टर पूरा होगा, अदरवाइज इन टाइम चैप्टर नहीं पूरा होगा, ठीक है। तो इन टाइम चैप्टर पूरा होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमको उठानी होगी। देखिए अगर हम लोग पेपर फॉर्मेट की बात करते हैं, इंट्रेंस फॉर्मेट, देखते हैं पेपर कैसा आता है, जरा नीट के पेपर में थोड़ा सा हम ध्यान दें। जब हम लोग नीट का पेपर देते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमको लगने लगते हैं, भले हम 12th क्लियर करके आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 12th में होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमको लगते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहे होते, कुछ क्वेश्चन ही लगते हैं। क्यों लगते हैं? कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से मैच कर रहे होते हैं, इसलिए हमको कुछ क्वेश्चन तो लगते हैं, लेकिन उन कुछ क्वेश्चन से हमारा
कंपटीशन क्रैक नहीं होता। नीट पास कर लेना और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेना दो अलग प्रोसेस है। इस चीज को क्लियर है ना मेरी बात? कि नीट में अगर एक अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेने होगा तो 720 में आपको 600 प्लस को मैनेज करना होगा एटलीस्ट, कम से कम बाउंड्री लाइन। इस बार तो और जनरल के लिए कट ऑफ ज्यादा है, 650 नंबर के आसपास चला गया था ना, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली इन प्लान से चलना है। और देखिए अब हम लोगों को काम करके से हम लोग पेपर उठाते हैं, हम लोग पेपर लेकर के चलते हैं। जब हम लोग पेपर की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन क्यों लगे थे? क्योंकि वो मेमोरी टाइप के क्वेश्चन सीधे बुक से, लैंग्वेज से रिलेटेड थे, इसलिए हमको लग गए थे। थोड़ा बहुत फॉर्मूले से जो रिलेटेड थे वो भी लग गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमको समझ में ही नहीं आए थे वो क्या रहा। ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन हमको समझ में ही नहीं आ रहे थे कि वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। ऐसा होता है बिल्कुल। अब हमको कहना है इसी पार्ट के रूल के लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडलाइन देनी होती है। क्लियर? हमको कौन सा पार्ट? अब हम लोग भी अपने स्टडीज को अगर डिवाइड करेंगे तो अपने स्टडीज के डिवीजन में मेमोरी पार्ट किसको तैयार करना है? आप खुद तैयार करोगे, उस पर हम लोग हाईलाइटेड नहीं करेंगे। फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस कौन तैयार करेगा? आप सेल्फ तैयार करोगे। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कौन तैयार कराएगा? हम तैयार कराएंगे। आपको ब्रिलियंट ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूं, जो नीट की पूरी जिम्मेदारी ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स को दी गई है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक वाइज, पोर्शंस वाइज अलग अलग टीचर्स मिलेंगे। मतलब ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का प्लान है जिसका आपको फुलफिल जो है बेनिफिट उठाना है। और बेनिफिट उठाने के लिए ये जरूरी है कि रेगुलरिटी ऑफ क्लास भी रिक्वायर्ड है। टाइम, इन टाइम आना जरूरी है, रेगुलरली आना जरूरी है, इस एनर्जी के साथ आना जरूरी है कि आज हमको चलो कुछ नया सीखने को मिले। अगर इस होप के साथ आएंगे, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर उसमें आपने इरेगुलर हुए, अगर आप उसमें क्या हुए? इरेगुलर हुए, तो उस केसेस में आप कोई भी कॉम्पिटिशंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चैप्टर प्रॉपर रूप से हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे नीट की बात करते हैं, नीट में हम दो सब्जेक्ट की बात ज्यादातर करते हैं। किसकी? एक फिजिक्स की और दूसरी केमिस्ट्री। दो सब्जेक्ट की हम बात ज्यादा करते हैं। अगर नीट में कहा जाता है कि फिजिक्स मैकेनिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। तो अगर किसी का हार्ट नहीं है तो वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए आपको अगर फिजिक्स की बुनियाद खड़ी करनी है तो आपको मैकेनिक्स भी क्लियर है। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं क्लियर है, मैकेनिक्स में अगर हम खड़े हैं, अगर आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि सर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सर की वेलोसिटी क्या होगी, सर का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब सर का मूविंग इंटरवल क्या होगा, हर चीज हमको बिल्कुल ऑब्जर्व, हमारा दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट होना चाहिए। अगर हम ये फील करना सीख जाएंगे तो हम एक ठीक। अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सभी बच्चों को मालूम है, केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में कहा जाता है कि अगर हमको जीओसी आ गई, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉन्ड टूट रहा तो क्यों टूट रहा। भाई केमिस्ट्री में क्या है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो एक पॉजिटिव सेंटर होता है और एक निगेटिव सेंटर होता है। पॉजिटिव सेंटर को निगेटिव सेंटर से हमको मिलाना, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटर पहचानना और वो निगेटिव सेंटर पहचानना सबसे बड़ा टास्क है कि हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे। इसका पॉजिटिव सेंटर मेरे हिसाब से तो इस पॉइंट पे होना चाहिए और अब उस पॉइंट पे मूवमेंट कर रहा है। आई एम राइट और क्लियर ना? मेरी बात समझ में आएगी नहीं जाएगी? जैसे हमने कहा, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, जो पूरी
अगर हम चाहे ऑर्निक की बात करें चाहे इनऑर्निक की बात करें, सभी जगह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से कंबाइंड हो रहा होगा। दिस इज द केमिस्ट्री। पूरी फिजिकल और इनऑर्निक इसी सिद्धांत पे बेस है ना, है ना। देखिए जैसे हमने आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे हमने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा, हमने आपसे पूछा बेटा आप मुझे बताओ NaOH प्लस HCl को कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आप तो अरे सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और तुरंत बच्चा तुरंत बता देगा सर ये देखिए सर NaCl प्लस H2O। अब जरा इसकी मैकेनिज्म की जरा बात करें, सोचने की अब कोशिश करें, ठीक। अगर हम ये देखेंगे कि ये इसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका क्या है, मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायन, मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायन, मतलब धातु जो होती है उस पर हमेशा धन आवेश, धातु जो होती है उस पर। हिंदी माध्यम के कितने बच्चे जरा हाथ ऊपर करें, हिंदी मीडियम ओरिएंटेड हिंदी लैंग्वेज के कितने बच्चे जरा हाथ ऊपर करें जिनको हिंदी ओरिएंटेड, ठीक है। लगभग मतलब 50-50 का रेशियो है लगभग। अगर हम मान लें तो 50% बच्चे हिंदी में हैं और 50% बच्चे जिनको वो बच्चे जिनको हिंदी लैंग्वेज में कंफर्ट होते हैं और वो बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्ट होते हैं। जैसे हम लोग जो बेसिकली कमिश्नर सर की प्लानिंग है, सबकी प्लानिंग है कि हम लोग आकर के 60 बच्चों के बैच को डिवाइड करेंगे और कोशिश में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे का बैच अलग कर देंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बैच अलग कर देंगे। एक कंफर्ट जोन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब लेकिन फिलहाल तो अभी तो नहीं हो सकता है कि स्मॉल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, स्मॉल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ में ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर्स में और परफेक्ट होगा और चीजें हम लोग प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। क्योंकि आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग बहुत, हर बच्चा जो है एक स्तंभ है हमारे लिए, ठीक है, एक पिलर है। उस पिलर को जितने ज्यादा पिलर अगर हम इस छत पे लगा देंगे उस छत की मजबूती उतनी बढ़ेगी, नहीं है? तो वो चाहते हैं कि आप ये पिलर है, ये छत है, मतलब 26 इंडिया, उत्तर प्रदेश। पहले प्रदेश की बात होती है फिर देश की बात होती है। तो प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में, ठीक है, और इस कानपुर मंडल की जिम्मेदारी राजशेखर सर के पास, ठीक है। सब लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं। तो अगर हम प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, अगर हम इसको मान लें कि ये छत हमारे लिए एक प्रदेश है, तो इस पे जितने ज्यादा पिलर्स होंगे तो उस छत की मजबूती उतनी इफेक्टिव होगी। और मजबूती कैसे आती है? किसी भी सिस्टम को, देश को, प्रदेश को चलाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक शिक्षा व्यवस्था और दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्था। आप स्वस्थ रहोगे तभी पढ़ोगे, ठीक है ना? ओके, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्लोगन है ये गवर्नमेंट का स्लोगन। इसी तरह बड़े सोच समझ के बनाया गया कि अगर किसी देश को बढ़ना है तो उसे पढ़ना होगा, बिना पढ़े देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि अगर हम मेडिकल सेगमेंट में बड़ा स्कोप है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि प्रीवियस 3 ईयर पर ईयर लगभग अप्रॉक्स 2 लाख पार्टिसिपेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, 2 लाख पार्टिसिपेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें 2015 में 13 लाख, 2015 में 13, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें 2015 में कितने लोग हो गए? 13 लाख। 2016 में फिर बढ़ गए 1 लाख, फिर बढ़ गए 2 लाख। अब इस बार जो पार्टिसिपेट जो करने वाले बच्चों की संख्या अभी तक जो रजिस्टर्ड हो गए 19 लाख बच्चे, 19 लाख से ज्यादा 20 लाख पहुंचने वाले हैं, राइट और रॉन्ग? कहां आप पहले से 3 साल पहले और 3 साल वाले 7 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर हो गया ना? 7 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो गया। नहीं हुआ? बोले आप लोग, क्रिएट हुआ ना? क्योंकि यही कारण है कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक कोशिश और होता है, लोग नीट के विषय में भी बात करेंगे कि नीट होती एक्चुअली क्या है, कैसे हम होते हैं, क्योंकि इसके इतने कॉम्प्लिकेटेड नियम बनाए हैं। सरल है नियम, लेकिन अभी तक कोई भी चीज अगर हमको नहीं आती है तो उसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। जो इजी लैंग्वेज में आ जाती है
इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है, आसान, डॉक्टर फिजिक्स, डायरेक्टर क्लास क्लास फिजिक्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स एंड देन इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री, फिर जनरल एनालिसिस। बच्चों की फिजिक्स की प्रॉब्लम को समझ करके आपने देखा होगा, सबसे पहले सर हम लोगों ने फिजिक्स का इंट्रो कराया आप लोगों को। फिजिक्स से डर कुछ कम हुआ था आप लोगों का? कितना जोर से बोलो, मतलब सुनाई दे सबको, ठीक है? फिजिक्स से कोई डर कम हुआ था? ठीक है ना? ओके, ठीक है ना भाई? सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोगों ने नीट की बात की, पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री की बात की, सबसे पहले हम लोगों ने आपके डर को खत्म करने का काम किया ना? हम लोगों ने आपके डर को खत्म करने का काम किया, राइट और रॉन्ग? सही है ना? पहले किसी भी चीज से अगर आपको लड़ना है तो सबसे पहले आपके मन का डर जाना चाहिए। जब आपके मन का डर जाएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। अभी हमको सब्जेक्ट से डरे हुए हैं आप, यार कैसे हो सकता है, कैसे 720 में 600 क्रॉस करूंगा? नहीं होता ना, कैसे 720? हमने कहा कि 720 में 600 अगर क्रॉस करना है तो अकेले हमारे बस का काम नहीं है, हम दोनों को मिलकर इस टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन है कि भाई इतना पोर्शन को इतनी तेज खत्म करना, अब इतने पोर्शन को कितने समय में खत्म करना। हम लोग टोटली प्रोफेशनल्स लोग, हम आपको एक चैप्टर में आपको सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन उस टाइम का हमको लेकिन इन टाइम सब कुछ पूरा करना। इन टाइम में क्या करना पड़ेगा, कुछ काम बांटना पड़ेगा। होता है ना, जैसे घर में अगर 100 लोगों को खाना बनना होता है तो उसका काम घरवाला जो मुखिया होता है वो काम का डिवीजन कर देता है, कहता भाई सब्जी की जिम्मेदारी, सब्जी काटने की जिम्मेदारी आपकी, सब्जी धोने की जिम्मेदारी आपकी। ऐसे तो होता है, एक बिग फंक्शन का जो क्रिएशन होता है वो ऐसे तो होता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह से नीट भी एक बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए जिम्मेदारियों को आप और हमको आपस में बांटना होगा। अर्थात कि क्या पोर्शन सर हम पढ़ेंगे और क्या आपको पढ़ाओगे। जब आप देखिए, सभी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, सभी बच्चों के, सभी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, देखिए नीट में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी पे फोकस करें। मेरे ख्याल से 99% लोगों को यही मुंह से करना कहते हुए सुना होगा, देखिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। एनसीईआरटी बुक एक ऐसी है जैसे एक श्लोक हम बोलते हैं, उस श्लोक का एक पन्ने का अर्थ होता है लिखा दो। श्लोक क्या होता है, कितने 2 लाइन का होता है। जब उसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो पूरा 1 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है। तो वो गुरु चाहिए जो उस श्लोक के मतलब को समझा सके सरल भाषा में, नहीं ना भाई? हमको वो गुरु चाहिए जो उसकी लिखी हुई जो श्लोक है, एक लाइन में एनसीईआरटी में एक तरह से आप मान सकते हैं वो श्लोक लिखे हुए हैं, उन श्लोक का एक्सटेंशन करने वाला टीचर चाहिए। अगर हमको उस श्लोक का एक्सटेंशन करना आ जाएगा तो हमें उसकी बातें समझ में आ जाएंगी, और फिर तुम भी कहोगे कि एनसीईआरटी ही सबसे उत्तम बुक है, क्योंकि उसका मतलब, उस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? आपको बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। आई एम राइट बेटा? बोलते हो एनर्जेटिक हो यार, एनर्जेटिक एकदम, तो बड़ा सुस्त टाइप का तुम लोगों का कैसे काम बनेगा है, मतलब इससे तो टीचर हो जाएगा है। एनर्जेटिक रहोगे तो बिल्कुल एनर्जेटिकली बात करो, ठीक है? ठीक है, अपने अंदर आत्म भावना से ये निकाल दीजिए। देखिए एक हम लोग के जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हमने कोई चीज को के लिए पे नहीं किया तो हम उसको सीरियस नहीं लेते। ये हम लोग की थोड़ी सी एक खराब आदत है ना, कि अगर हम लोग किसी चीज के लिए पे करते हैं तो उसके लिए हम लोग पेन लेते हैं, अगर हम किसी के लिए पे नहीं करते तो उसको हम लोग सीरियस नहीं लेते। तो वो अपने मन की भावनाओं से बिल्कुल निकाल करके बाहर फेंकते। आप इंटरेक्शन कीजिए, आप इन्वॉल्व होइए, आप कुछ सीखिए। आप देखो क्या होता है, टीचर को स्टूडेंट चलाता है,
आप मेरी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं और मेरी रफ्तार को घटा भी सकते हैं। रफ्तार को कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? कैसे बढ़ा रहे हो रफ्तार को? रफ्तार को बढ़ाने के लिए अगर जो भी जिम्मेदारी, हमने कहा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमने आपके कंधों पर रखी है, तो आपने कहा सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हमको कवर हमने खुद कर, कहीं सर इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? आधा काम आपने किया है, आधा काम हमने किया है, तो पूरा काम हुआ है कि नहीं हुआ? भाई नमक किसी ने डाला है, हल्दी किसी ने डाली है, गोया किसी ने, जो खाना बना है वो स्वादिष्ट बना है कि नहीं बना है, उसके लिए तो कोई टेस्ट करने वाला तो होना चाहिए। अब इसी बात के टेस्ट के एनालिसिस के लिए लखनऊ में लोग बैठे हुए हैं, वो वहां से आपका टेस्ट पेपर आएगा, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे और प्रॉपर ढंग से उसको करना है। अभ्युदय योजना नाम तो याद होगा, अभ्युदय योजना। इसको अगर आपको अगर बाइफरकेट करके देखें, उदय किस चीज का उदय, किस चीज का उदय होता है? किरणों का उदय होता है। उस अगर आप उसके लोगों को देखें, उस लोगों में एक उगता हुआ सूरज बना हुआ, तो आप एक प्राइमरी जीरो स्टेज में एक छोटी उगती हुई किरण है, और इसको इंट्रैक्शंस आपको सफलता को बढ़ा के आपको एक सूरज का पार्ट बनाना है, जिससे आप प्रदेश को चमकाएं और देश को चमकाएं। यही पर्पज है इस अभ्युदय योजना का, जो बेसिक पर्पज। अब हम लोग कि हम सूरज के पार्ट बने कि नहीं बने, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया। क्या क्या कहा कि भाई देखो, जो सफल व्यक्ति हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करें, IAS, IPS, PPS, वो इस चीजों की मॉनिटरिंग करें और उनकी कैरियर काउंसलिंग करें कि प्रॉपरली ढंग से काम हुआ कि नहीं। आई राइट और रॉन्ग? क्लियर ना बेटा? समझ में आई मेरी बात? चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चंस को एक सिंपल रखा, अब हम लोग देखा ये प्लस पार्ट और दूसरा माइनस पार्ट। किया क्या हमने, बताओ हम लोगों ने किया क्या? अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, बताओ किया क्या है, बताओ बेटा। अगर आपने देखा इस प्लस पार्ट को इस माइनस पार्ट से हमने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर था, यहां पे क्या था, Na के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यहां पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज था, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की यहां पे क्या थी, कमी थी, यहां पे क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, अधिकता थी। तो आपने क्या किया, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, दोनों के सेंटरों को आपस में मिला दिया, तो दोनों के सेंटर को आपस में मिला करने को बना भाई मैकेनिज्म यही तो कह रही है। आपने क्या किया, अब इसको जो स्क्वायर पार्ट में हमने रख लिखा, स्क्वायर पार्ट में हमने लिखा, क्या होगा बेटा बताओ, बोले। अब इसमें भी क्या किया, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या है, क्या है बेटा, H। इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या है, O है, H नहीं है इसका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां रखा, O पे रखा। तो हमने भी क्या किया है, H और HOH कर दिया। HOH मतलब इसमें तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर से हमने क्या कर दिया, मिला ही तो दिया है। बोलो भाई, कोई नई बात की है? करते तो हम यही थे, लेकिन हम सोचते नहीं थे। अब आपको क्या करना है के साथ साथ उसमें सोचना भी है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि ये कैसे हुआ। तो अब हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमें क्या करना है बेटा, पढ़ने के साथ साथ हमको क्या करना है, सोचना ही। आई राइट। नीट के विषय में किन लोगों को क्या जानकारी है बताइए, व्हाट इज द नीट? बस